Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, today we are going to start with another topic that is prepositions. और इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई होप जो पुरानी वीडियोस हैं आप सब ने देख ही ली होंगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टार्टिंग में बेसिक्स से स्टार्ट करती हूँ कि जो prepositions होती हैं वो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, राइट, प्लेस एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि माई वर्क completed at 11 AM. मतलब मैंने इसमें क्या बताया है कि जो मेरा काम था वो 11 बजे ख़त्म हो गया था. तो मैंने एज यू कैन ऑब्जर्व इन द सेंटेंस मैंने एट बोला है, राइट. तो अब इसमें एट क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, दैट इज़ अ प्रेपोजिशन. मैंने वहाँ जो एक्शन हो रहा है, मेरा काम ख़त्म होने का जो एक्शन हो रहा है वो वहाँ पे मैंने सिग्निफाई किया है. दैट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. मतलब मैंने वहाँ पे टाइम शो कर दिया. प्लेस आ गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो प्लेस वाला एग्ज़ाम्पल है उसमें मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर. ठीक है, तो वहाँ पे आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर एंड डूइंग माई वर्क. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन भी हो रहा है, राइट. एंड मैं वहाँ पे एक प्लेस पे बैठ के काम कर रही हूँ. दैट इज़ द चेयर. चेयर हो सकता है डाइनिंग रूम में है, घर पे है, कहीं पे भी. तो दैट इज़ द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. ठीक है, तो वो जहाँ पे ऑन वर्ड है दैट इज़ ऑल्सो अ प्रेपोजिशन. सेम वर्ड इज़ डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, कि जो पर्सन है वो अगर कोई एक्शन कर रहा है वो किस दिशा में हो रहा है. मैं बोलती हूँ द प्लेयर वॉज रनिंग टूवर्ड्स द गोल. ठीक है, तो अब एज वी हैव ऑल सब ने मैचेस देखे ही हैं, बहुत सारे मैचेस होते हैं, ठीक है, स्पेशली फुटबॉल. तो मेरे सेंटेंस से ये मतलब है कि जो प्लेयर का रनिंग का एक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द गोल, राइट. तो जो वर्ड टूवर्ड्स है दैट इज़ ऑल्सो अ प्रेपोजिशन. सो आई गेस यहाँ से काफ़ी प्रेपोजिशन का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा. लेट्स नाउ रीड द डेफिनेशन. A word that shows the relation between a noun or pronoun. As we all know, noun and pronouns क्या होते हैं, because I have already taught you that in my previous videos, and some other words in a sentence, right. तो preposition नाउन का या फिर प्रोनाउन का जो रिलेशनशिप है वो सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाते हैं. ठीक है, अब मेरा, ठीक है, मैं आई सेड द प्लेयर वॉज रनिंग टूवर्ड्स द गोल. तो प्लेयर गोल की तरफ भाग रहा था अगर, तो वो कनेक्टेड थे ना एक दूसरे से, राइट. तो जब अगर एक पर्सन के पास कोई गोल ही नहीं होगा, गोल का मतलब यहाँ पे फुटबॉल नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन भी लगा लो, द पर्सन वॉज रनिंग टूवर्ड्स हिज एम्बिशन. हम भी तो कितने सारे एम्बिशंस को फॉलो करने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं. तो वो प्रोसेस होती है, ठीक है, और वो प्रोसेस से एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन द सेंटेंस, राइट. दीज वर्ड शो द टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन और अ मूवमेंट ऑफ एन एक्शन. ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इट हैज़ 3 टाइप्स. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वर्ड है. इट हैज़ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट. ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, सो दैट आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. इट इंडिकेट्स टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. ठीक है, इसके अंदर हमें एज यू नो टाइम और जो ड्यूरेशन वर्ड होता है ना, इनका ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग है. ठीक है, तो जो एक एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ है, ठीक है, कितने बजे हुआ है, सुबह हुआ है, रात को हुआ है, ठीक है, या जनवरी में हुआ है या कब हुआ है, वो सारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंडर ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इसके अंदर भी जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है ना, इसके अंदर भी ना आगे वर्ड्स हैं.
जो स्पेशली सिर्फ टाइम को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है ना, दैट इज़ एट। एट टेल्स अबाउट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट पीरियड्स। लेट्स फोकस ऑन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट ओवर हेयर फर्स्ट। तो जो डेफिनेट वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है पर्टिकुलर। जैसे हम बोलते हैं ना डिफाइन, ठीक है। जैसे मैंने बोला डिफाइन मोशन, तो वो मैंने क्या बोला है, मैंने मोशन, पर्टिकुलर मोशन के बारे में ही बात की है। सो यहाँ पे डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर चीज़, वेयर एज जो इनडेफिनेट होता है वो इसका थोड़ा ऑपोजिट होता है, दैट इज़ जनरल। इनडेफिनेट चीज़ें मतलब हम किसी जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, समथिंग दैट इज़ नॉट पर्टिकुलर, राइट। यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नाउ इनडेफिनेट में एग्जाम्पल्स देखो, एट दिवाली, राइट। तो अब दिवाली जो होता है, ठीक है, लाइक 2 दिन सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और कई कई एरियाज़ में तो उसको कॉन्टिन्यूस 3 से 4 दिन उसको किया जाता है सेलिब्रेट दिवाली को, राइट। तो फिर उन चार के 4 दिन को मैंने एक वर्ड के साथ सिग्निफाई कर दिया है और आइडेंटिफाई कर दिया, दैट इज़ दिवाली, राइट। तो ये वही चीज़ आ गई, मतलब मैंने दिवाली के 4 दिनों में से कौन से दिन के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने उसके बारे में नहीं बताया है, मैंने चारों के 4 दिन को काउंट कर लिया एक ही बात में। उसके बाद एट नाइट, अब यहाँ पे एट नाइट लिखा है, ठीक है। एनी नाइट मतलब कोई भी रात हो सकती है ना, मैंने स्पेसिफाई तो करा नहीं है कि हाँ येस्टरडेज नाइट या टुमारोज नाइट। अगर तो मैं येस्टरडेज नाइट लिखूँगी तो दैट विल बी डेफिनेट, क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया कि कल की रात की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अब लेट्स फोकस ऑन द पर्टिकुलर वन। पर्टिकुलर वन में देखो एट 9 PM 8 AM, या मैं लिखती हूँ आई गो फॉर वर्क एट 9 PM। मैं 9 बजे अपने ऑफिस जाती हूँ, ठीक है, अपने काम पे जाती हूँ। तो ये 9 बजे मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि सुबह 9 बजे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, हाँ मैं इस टाइम पे जाती हूँ। वेयर एज इफ़ आई से आई गो टू माई कॉलेज अर्ली मॉर्निंग, अब अर्ली मॉर्निंग कितने बजे हो सकती है, 5 बजे स्टार्ट हो जाती है आई गेस अर्ली मॉर्निंग, राइट। 5 से 7 को काउंट कर लो। तो अब मैं 5 से 7 कितने बजे जाती हूँ, मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वो क्या हो गया, इनडेफिनेट में चला जाएगा। नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो डेफिनेट में आ जाता है जब हम किसी चीज़ की बारे में बात करते हैं कि हाँ एंड ऑफ द मीटिंग हो गई है, ठीक है। जैसे एट द एंड ऑफ द मीटिंग का एंड हो गया ऑलमोस्ट, पर्टिकुलर कर दिया तो मतलब मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, स्पेसिफाई कर दिया हमने कि हाँ बस ख़त्म होने वाली है और ये काम हो गया है। आई गेस यहाँ पे ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। लाइक ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं बिकॉज जो एट है ना और ऑन है, इन है, ये सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ही नहीं आते, ये आगे भी आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आएंगे, ठीक है। एंड ऑल ऑफ यू सॉरी फॉर द वॉइस, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज़ नेक्स्ट इज ऑन। ऑन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टाइम, राइट। नाउ ऑन इज़ यूज्ड विद डेज एंड डेट्स। ऑन हम यूज़ करते हैं डेज, जैसे कि डेज इन अ वीक, संडे मंडे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डेट्स। डेट क्या है, 14 है, 15 है, 18th है, ठीक है, उसके साथ। लाइक यू कैन सी दी एग्जाम्पल्स इन हेयर, जैसे मैंने बोला ऑन फ्राइडे, फ्राइडे इज़ अ डे, ठीक है, ठीक है। तो फ्राइडे को मैंने कर दिया वहाँ पे। नेक्स्ट इज ऑन दी दिवाली डे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दिवाली के दिन, अगर मैं लिखती दिवाली सिर्फ तो वो एट दिवाली होता, मैंने दिन लिख दिया है ना दिवाली के साथ, तो इसलिए वहाँ पे ऑन द दिवाली डे लिखा गया है, राइट। नेक्स्ट इज ऊपर लिखा है कि हाँ डेज के साथ साथ दैट कम्स विद द डेट ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो ऑन जनवरी 14th, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से 14 को कट कर देती हूँ, सिर्फ ऑन जनवरी रहते हैं, तो दैट विल बी इनकरेक्ट, ऑन जनवरी नहीं होता है, ठीक है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आई एडेड 14 ओवर देयर,
on January 14th, or you could say on 14th of January 2019 or 2023, right? The next one is on Saturday, that is also a day. On Christmas, festivals भी count कर सकते हैं इसमें, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज इन, ठीक है. तो इन का मतलब होता है अंदर, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. देखो, इट इज़ यूज विद पार्ट्स ऑफ द डे. डे के पार्ट्स कौन से होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट, ठीक है. मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं इन अ ईयर. उसके बाद पूरा एक ईयर काउंट करते हैं, इन यूज़ होता है उसके साथ. एंड सीजन्स का मतलब पता है ना क्या होता है? मौसम, जैसे विंटर है, समर, स्प्रिंग, रेनी, सारे, ठीक है. अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखो. इन द मॉर्निंग, आई हैड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मॉर्निंग बता दी, ठीक है. मॉर्निंग क्या है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डे, ठीक है. उसके बाद है इन 2014 2015, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ये ईयर के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट इज़ इन ऑटम. ऑटम कौन सा सीज़न होता है? पतझड़ वाला, जिसमें पत्ते गिरते हैं, ठीक है. तो ये ऑटम हो गया सीज़न. इन दिसंबर, अब एक मंथ में एक ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं. अगर मैं यहाँ पे बोलती कि जैसे मैंने बोल दिया इन 2014, ठीक है, मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया मंथ को, राइट. बट अगर मैं बोल रही हूँ इन दिसंबर, वहाँ पे मैंने स्पेसिफाइड लिखा है टाइम कि हाँ 2014 में, मुझे याद नहीं है कब हुआ था, बट दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि हाँ दिसंबर में केवल एक्शन हुआ था, राइट. नाउ यू विल आस्क कि अगर यहाँ पे इन दी मॉर्निंग है तो यहाँ पे एट नाइट क्यों है? इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ. दिस हैज़ अ रीज़न बिकॉज लाइक यहाँ पे पहले एग्जांपल देखो. इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल एट नाइट. यहाँ पे ये चीज़ है, एट नाइट मतलब किसी भी नाइट पे सेफ नहीं होता है रात को ट्रैवल करना, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ हम गर्ल्स को बोलेंगे कि हाँ यार जो मंथ के लास्ट के डेट्स होते हैं ना, उस दिन की जो रातें होती हैं, दैट्स नॉट सेफ फॉर यू. नो, हम गर्ल्स को क्या बोलते हैं कि हाँ 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बाहर अकेले नहीं घूमना है, दैट्स इट, दैट्स अनसेफ फॉर यू. तो जब हमने बताया है कि हर एक रात, बहुत सारी रातें आती हैं, सारी रातें आप लोगों के लिए सेफ नहीं हैं, ठीक है. यहाँ पे ये क्लियर हो गया. वेयर एज इनके अंदर यहाँ पे इन द मॉर्निंग लिख के हमने बताया है. मॉर्निंग की रूटीन सबकी सेम नहीं होती है, राइट. किसी दिन छुट्टी है, किसी दिन जल्दी ऑफिस जाना है, किसी दिन आप खुद नहीं जा पा रहे हो, दैट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम. बट नाइट ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, लोग घर आकर ही सोते हैं, राइट. लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट वन. यस, in is also used with future tense to show period in which an action will happen. अब in जो है वो तब भी यूज़ होता है. पहले तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है जो हमारा होता है भविष्य, ठीक है. वहाँ उसके साथ यूज़ होता है और हमें ये दिखाता है कि जो एक्शन है वो होएगा, आने वाले टाइम में होगा, ठीक है. जैसे कि मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है इन 3 आवर्स, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे आई विल रीच एट दी पार्टी इन 3 आवर्स. तो मैंने क्या बोला है कि अभी मुझे नहीं पता, बट मैं 3 घंटे बाद पार्टी में पहुँच जाऊँगी. तो पार्टी में जो पहुँचने का एक्शन है वो होगा, पक्का होगा, ठीक है. तो ये वहाँ पे चीज़ आ गई. या फिर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे आई विल कम टू इंडिया इन दिसंबर 2024. तो वहाँ पे क्या होगा? मैंने बताया है एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में आके होगा ही होगा, एट एनी कॉस्ट, राइट. आई गेस यहाँ पे भी क्लियर हो गया है. नेक्स्ट इज नाउ विद इन. नाउ इन और विद इन होता है ना, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं उनको ना यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है बिकॉज दे आर अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट. सो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो.
विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ समथिंग। विद इन का मतलब होता है कि कोई एक्शन चल रहा है, उसका अभी तक एंड नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई काम जो है फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आई शैल बी बैक विद इन अ वीक। अभी तक एक पर्सन जो है वो वापस आया नहीं है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको ये सोच लो कि द पर्सन इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है, तो उसकी ट्रैवलिंग इज़ स्टिल गोइंग ऑन, अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे लिखो, मैंने ब्रैकेट में लिखा है बिफोर अ वीक इज़ ओवर, ठीक है। वो मतलब कि वीक के अंदर अंदर ही आ जाएगा। सपोज एक वीक में 7 दिन है, ऐसा नहीं है कि वो 7th डे के रात को 12 बजे आएगा। नो, विद इन अ वीक मतलब यार इसी हफ्ते के अंदर अंदर आ जाऊँगा। अब इट डजेंट मैटर कि उसका 2 दिन का काम है 3 दिन का, वो इसी हफ्ते वापस आ जाएगा। विद इन, अंदर अंदर, इसका मतलब इस तरह से याद कर लो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बाय। ये बाय का मतलब यहाँ पे द्वारा नहीं है कि किसी चीज़ के द्वारा कोई काम हो रहा है, नो। यहाँ बाय का मतलब है कि इतने बजे तक ये काम हो जाएगा, ठीक है। द लेटेस्ट टाइम एट विच द एक्शन विल ओवर। लेटेस्ट टाइम जैसे मैं अभी बोल देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वीडियो रात को बना रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आई विल फिनिश द वीडियो बाय 12 AM, राइट, तो वो क्या होगा, मैंने वहाँ पे क्या बताया कि येस आई हैव गिवन द एस्टिमेट टू यू कि मैं 12 बजे तक आज वीडियो बना लूँगी, राइट, बट आई एम नॉट माई सेल्फ श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो एक्शन कंप्लीट होगा, लेटेस्ट टाइम उसका बताना है, ठीक है। जैसे कि अब इसका एग्जांपल देखो पहले, आई विल रीच इन द पार्टी बाय 8 PM। मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी पार्टी में। तो अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ बाय का मतलब है तक, 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट इज दे हैव टू कंप्लीट देयर वर्क बाय टुडे। उन्हें अपना काम आज की आज कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में सेंटेंसेस इसी तरह के आएंगे जहाँ पे टाइम शो होगा। ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पे दैट आई विल ट्रेवल बाय बस, नो, इट्स इनकरेक्ट। वो तो आपका एक तरह से वर्ब्स में आ गया ना कि आप बस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, बट यहाँ पे बाय डिनोट कर रहा है कि एक्शन, टाइम ऑफ द एक्शन क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। जैसे आई विल फिनिश माई कोर्स बाय जून, ठीक है। तो लाइक आई हैव गिवन द एस्टिमेट कि मैं जो कोर्स कर रही हूँ वो मैं जून के आसपास या जून तक ख़त्म कर लूँगी, एस्टिमेट दिया है मैंने, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जहाँ पे बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इससे आई गेस आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा। दैट इज सिंस एंड फॉर। दीज बोथ वर्ड्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रपोजिशंस। सबसे पहले सिंस पे फोकस करते हैं। इट इज़ यूज विद द टाइम एट विच द एक्शन स्टार्टेड। लाइक आपने ना बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे, बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी जो अपनी कंपनी के नाम के आगे ना सिंस लिख के क्या लिखते हैं, कोई ईयर लिख देते हैं, जैसे सिंस 2000, सिंस 1994, सिंस 1981, है ना, लिखते हैं ना। तो इसका मतलब होता है कि जो ये एक्शन है या उस कंपनी का जो वर्किंग स्टाइल है वो उस साल से शुरू हुआ था एंड इट्स स्टिल इन प्रोसेस, अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस शॉप इज़ हेयर सिंस 1939, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस शॉप इज़ हेयर बाय 1939, कि जो शॉप है वो यहीं पे है 1939 से, तो उसका वहाँ पे प्रेजेंट होना शॉप का, उस शॉप का 1939 से कॉन्टीन्यूस एक्शन करना अभी तक चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शॉप जो है कपड़े बनाने वाले की शॉप है, तो ये बनी 1939 में थी, बट वो अभी तक कपड़े बना रहा है, कॉन्टीन्यूटी में है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 5 PM। अब यहाँ पे एक्शन है, वो लड़की 5 बजे से काम कर रही है, कॉन्टीन्यूस काम कर रही है, ठीक है, और अभी भी उसका काम चल रहा है,
सिंस 5 PM, ठीक है। 5 बजे एक्शन उसका स्टार्ट हुआ था, 5 बजे शी स्टार्टेड वर्किंग। इसके अंदर हम काम स्टार्ट होने के टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर इज यूज फॉर द टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन, ठीक है। लाइक ये एक दोबारा से एक बार सुनो, ये जो फॉर होता है ना, ये लाइक थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है सिंस से। कन्फ्यूजन मत होना, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना यहाँ पे। इट इज़ यूज फॉर द टाइम, ये उस टाइम के लिए यूज़ होता है जिसके अंदर एक जो एक्शन है वो चल रहा है। अब देखो सिंस में हमने क्या पढ़ा है, ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। बट फॉर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम एक्शन की स्टार्टिंग के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल देखो एक बार, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। सपोज़ अभी जो टाइम हो रहा है, ठीक है, सपोज़ 11 बज रहे हैं अभी, ठीक है। तो 11 बजे के मैंने क्या बोला, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब मुझे नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता ही नहीं है टाइम क्या हो रहा है, मैंने ये बोला कि हाँ यार मुझे घंटा हो गया वेट करे। अब लड़कियाँ होती है ना, वो बड़ी चालाक होती हैं, वो क्या बोलती है, यार इतना लेट आया है, तो मैं घंटे से वेट कर रही हूँ, और पता लगे वो खुद अभी इतनी थोड़ी देर पहले ही आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं कब से वेट कर रही हूँ, मैंने उसका टाइम दिया। वेयर एज सिंस में मैंने 5 PM लिखा हुआ है, इसमें उस घंटे का मैंने टाइम नहीं दिया है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ यार, बट उसका मैंने टाइम ड्यूरेशन दिया, नो, दैट इज़ वाई वहाँ 4 है। क्या मैंने उस घंटे की स्टार्टिंग होने का टाइम वो दिया है, स्पेसिफाई करा है, नो, कुछ नहीं दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग माई डांस फॉर 2 hours, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो 2 घंटे मैंने दिन में बिताए थे, शाम को शुरू किए थे, या मैंने रात को शुरू किए थे, मुझे नहीं याद है। तो वो क्या हो गया, फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना इसके अंदर हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। सिंस में देखो मैंने 1939 डिजिट्स यूज़ किए हैं, 5 PM दैट इज़ ऑल्सो अ डिजिट, एंड 4 में मैंने कहीं पे भी डिजिट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो इससे भी याद रख लेना, सिंस जो होता है वो एक्शन के स्टार्टिंग से लेके उसकी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के बारे में बात करता है, और जो 4 है वो सिर्फ बात करता है एक एक्शन की जो चल रहा है या चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम। जो फ्रॉम है ना वो भी एक्शन ऑफ टाइम ही है, ठीक है। जैसे इट कवर्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो जो फ्रॉम होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो टाइम की स्टार्टिंग है ना उसको ये कवर करता है। इसके अंदर वर्ड्स जो यूज़ होते हैं, जो फ्रॉम होता है ना वर्ड, वो यूज़ होता है टिल, टू और अनटिल के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, ही वॉज द CM ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 2010 till 2015। अब एज यू कैन ऑब्जर्व इसमें भी मैंने डिजिट्स यूज़ किए हैं ना, तो इसके अंदर हमें पता लग रहा है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था CM बनने का दैट वाज 2010, एंड वो एक्शन अब 2015 में जाके ख़त्म हुआ है। तो फ्रॉम लगा है एंड फ्रॉम के साथ यहाँ टिल भी लगा है, ठीक है। ही वॉज द CM ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 2010 till 2015। I hope this is all clear to you all guys. Yes, so let's move forward to preposition of place. Preposition of place सबसे ज़्यादा easy है, ठीक है, because it focuses on the place, location और position of an action, कि कहाँ पे हो रहा है एक्शन, ठीक है। इसके भी पार्ट्स होते हैं आगे। द फर्स्ट वन इज़ एट और इन, ठीक है। अब एट देखो इधर, एट देखो इधर, एट इज़ यूज विद विलेजेस
विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, कन्वेज आइडिया ऑफ जनरल नेबरहुड। ठीक है, जो एट है हम वो तब यूज़ करते हैं जब हम जनरल सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल सा नेबरहुड है। ठीक है, जैसे कि एट सरोजनी नगर। अब जो सरोजनी नगर है छोटा सा एरिया है दिल्ली का, इसलिए हमने वहाँ पे एट यूज़ किया है। मैं एट दिल्ली नहीं बोलूँगी। ठीक है, दिल्ली जो है बड़ा एरिया है एंड हाँ वो एक पर्टिकुलर चीज़ है, बट जो सरोजनी है छोटा सा तो एरिया है, वो जनरल सी चीज़ है। उसके बाद आ गया एट टेबल। टेबल दैट इज़ ऑल्सो अ जनरल थिंग, तो वहाँ पे क्या आ गया एट। वेयर एज जो इन होता है वो थोड़े लॉन्गर एरिया या लार्जर एरिया के बारे में बात करता है, जैसे कि यूज्ड विद बिगर टाउन्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज, जो मैंने अभी बोला है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट, तो मैं एट दिल्ली नहीं इन दिल्ली यूज़ करूँगी, या इन मुंबई, इन पेरिस, इन अमेरिका। ठीक है, तो जो लार्जर एरियाज़ होते हैं उनके काम आता है। जैसे कि मैं एट में बोल सकती हूँ आई वॉज शॉपिंग एट सरोजनी मार्केट या सरोजनी नगर, तो वो क्या हो गया, मैंने यहाँ पे बता दिया हाँ मैं सरोजनी नगर में कर रही थी शॉपिंग। वेयर एज अगर मैं इन यूज़ करती हूँ, आई वेंट टू शॉपिंग इन पेरिस मॉल, पेरिस के मॉल में मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज बिटवीन और अमंग। हमने ना बिटवीन और अमंग में ये डिफरेंस है। जो बिटवीन है ना, मतलब कि दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, बिटवीन, ठीक है, दो चीज़ों के बारे में। और वेयर एज जो अमंग है वो दो से ज़्यादा लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके देखो, बिटवीन देखो, यूज्ड विद टू पर्सन्स और थिंग्स। एग्जाम्पल, आई सैट डाउन बिटवीन रिया एंड रमन, राइट, तो रिया एंड रमन सपोज दे वर सिटिंग ऑन दी बेंच, तो वो बेंच हो गई टाइम, सॉरी एक्शन वाली, जो मतलब एक्शन जो है वहाँ पे प्लेस पे हो गया। ठीक है, तो हमने वहाँ पे प्लेस ऑफ एन एक्शन देख ली है। ठीक है, तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ मैं जो थी वो रिया एंड रमन के बीच में जाके बैठ गई। ठीक है, एक तो वो सिटिंग वाला एक्शन हो गया, ठीक है, एक प्लेस पे जाके बैठ गई और उन दो बंदों के बीच में बैठी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर एज जो अमंग है दैट फोकस इज ऑन यूज विद मोर देन टू, ये दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपेयर बोल लो, या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल, आई एन्जॉय बीइंग अमंग माई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो हैं किसी के 4 होते हैं, किसी के शायद होते ही 3-4 हैं, 3 हो गए, किसी के 10 हो गए। तो जब कोई पार्टी चल रही है तो वहाँ ऐसे तो नहीं बोलोगे ना आई एन्जॉयड विद माई 2 फ्रेंड्स, नो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ आपको एंजॉय करना पड़ता है वाइल इन अ पार्टी। ठीक है, तो वो यही चीज़ आ गई कि फ्रेंड्स जो हैं, सपोज यहाँ पे 6-7 फ्रेंड्स हैं, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। आई एन्जॉय बीइंग अमंग माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों के बीच में रह के टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। ठीक है, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज on and upon. So we have already done on in preposition of time, but यहाँ पे on जो है ये different है because it is used while things are at rest. rest का मतलब होता है जब चीज़ें move नहीं कर रही हैं या फिर जब चीज़ें रुकी हुई हैं। ठीक है, तो on जो है तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ is immovable. For example, the book is on the table. अब जो बुक है क्या वो अपने आप चलेगी? नो। हिलेगी वो बुक? नहीं। तो दैट इज़ वाई उसको क्या बोला है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। या फिर मैं बोलूँ द कैट इज़ सिटिंग ऑन द ट्री, द डॉग इज़ सिटिंग ऑन द वॉल, राइट। वेयर एज जो अपॉन होता है वो यूज़ होता है ऐसी चीज़ों के साथ जो मोशन में होती है। मोशन का मतलब होता है मूव कर रही होती हैं, जो मूवमेंट उनकी हो रही होती हैं। जैसे कि द डॉग रैन अपॉन द सोफ़ा। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को दोबारा से थोड़ा मॉडिफाई करूं, जैसे द डॉग सैट ऑन द सोफ़ा,
डॉग जो था वो नॉर्मली बैठा था ना, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए ऑन यूज़ हुआ है। बट अगर मैं बोलूँ द डॉग रैन अपॉन द सोफ़ा, वो उसके ऊपर भाग रहा था, डॉग जो था ना ही वॉज डूइंग एन एक्शन एट दैट टाइम, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमने अपॉन लगाया है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। अपॉन का देखो क्या बनेगा, और तो अपॉन में हम ये बोल सकते हैं द गर्ल वॉज डांसिंग अपॉन द स्टेज। अब स्टेज के ऊपर अगर मैं बोलूँ द गर्ल वॉज डांसिंग, द गर्ल वॉज सिटिंग ऑन द स्टेज, वो नॉर्मल बैठी थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। बट अगर मैं बोलूँ द गर्ल वॉज डांसिंग अपॉन द स्टेज, तो वहाँ पे लड़की का जो है वहाँ एक्शन देखो कहाँ पे हो रहा था, ऑन द स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़ हिल रही है, कोई चीज़ नहीं हिल रही है, उसका यहाँ पे डिफरेंस है। नेक्स्ट वी हैव इज अबव एंड ओवर। ये भी बहुत ईजी है। अबव का मतलब होता है थोड़ा ऊपर, अबव ऊपर की चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल, द फ्लैग्स वेव्ड अबव आवर हेड्स। फ्लैग और हेड मतलब फ्लैग है हमारे साइड में एंड वो वेव हो रहा है, इधर उधर हिल रहा है फ्लैग ड्यू टू विंड, तो वो क्या हो गया, ऊंचा है ना, वो हमारे सर से तो ऊंचा है उसका लेवल, दैट इज़ वाई वहाँ पे अबव यूज़ हुआ है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओवर, ओवर का मतलब होता है ऑल्सो मीन्स कवरिंग और वर्टिकली हाई। ओवर और अबव का वैसे तो सेम मीनिंग होता है, बिकॉज दोनों ही ऊपर की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एज यू कैन सी, जो फ्लैग्स वेव्ड अबव द हेड वाला एग्जाम्पल है, उसके आगे मैंने एक एरो बना के लिखा है नीचे सेम, तो अबव वाला जो एग्जाम्पल है वो ओवर में भी आ सकता है। इसको फिर लिखेंगे कैसे हम, द फ्लैग्स वेव्ड ओवर आवर हेड्स, दोनों का मतलब क्योंकि ऊपर ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ओवर के अंडर क्या लिखा है, ऑल्सो मीन्स कवरिंग। ओवर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को कवर कर रहे हैं, जैसे मदर पुट ब्लैंकेट ओवर द बेबी, तो बेबी के ऊपर जो है ब्लैंकेट वो ओढ़ा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो अपने बेबी को कवर कर रही है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिलो और अंडर, ठीक है। बिलो में आ जाता है यहाँ पे लोअर, अंडर का मतलब भी लोअर होता है, मतलब नीचे, ठीक है। बट यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस क्या है, बिलो मीन्स द कार्स बिलो लुक्ड लाइक मिनी टॉय कार्स, जो मतलब कार्स हैं जो नीचे हैं, ठीक है, वो मिनी टॉयज़ लग रही थी, ठीक है। वेयर एज जो अंडर है वो तब यूज़ करते हैं जब फिज़िकल कांटेक्ट होता है, ऐसी चीज़ें जो नीचे होती हैं बट वो ऊपर बैठी हुई चीज़ों के या ऊपर रखी हुई चीज़ों के साथ कांटेक्ट होती हैं, कांटेक्ट मतलब जुड़ी हुई होती हैं। जैसे इसके अंदर एक लिखा है एग्जांपल, शी पुट द मनी अंडर हर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की है, उसने अपनी मनी सेव करके अपने नीचे छुपाई है, ठीक है। जैसे वो लेटी हुई है, उसने अपनी बैग के नीचे रख ली है वो मनी, तो मनी का और उसकी बैग के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लाइक वो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए अंडर यूज़ होगा। जैसे मैं बोलती हूँ द कैट वॉज सिटिंग बिलो द टेबल, उनका कोई भी लाइक सिर्फ वो नॉर्मली बैठी है, कनेक्शन कोई नहीं है, टेबल और जो कैट है उसके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो जुड़ नहीं रहे एक दूसरे से। बट अगर मैं अंडर यूज़ करूँगी तो वहाँ पे से क्या चीज़ आ जाएगी कि जो कैट है वो टेबल के साथ टच हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे अंडर यूज़ किया है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। मूवमेंट एंड डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा या मूव करना, इधर उधर कोई एक्शन करना, कोई चीज़ करना, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ पर्सन और थिंग्स। यहाँ पे किसी चीज़ की या किसी पर्सन की जो मूवमेंट होती है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स
यू कैन सी टू द स्कूल, स्कूल की तरफ जाना, डायरेक्शन आ गई. वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ये भी डायरेक्शन आ गई. क्लाइंबिंग डाउन द हिल एट्सेट्रा. क्लाइंबिंग डाउन द हिल मतलब नीचे उतरना पहाड़ से, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन जा रही है. ठीक है, इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टूवर्ड्स. इसका यहाँ पे मतलब है कि ये वो वाली डायरेक्शन की हम बात करेंगे इसके अंदर जब हम किसी के तरफ जा रहे होते हैं. टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी के तरफ जाना. ठीक है, और टूवर्ड्स किसी की तरफ जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन वर्ड्स को डिनोट करते हैं और वर्ड्स, जैसे इनटू, एट, फॉर, टूवर्ड्स एंड अगेंस्ट. ठीक है, पहले टू पे फोकस करो. इधर फोकस ऑन डेस्टिनेशन, ये सीधा डेस्टिनेशन पे फोकस करता है यहाँ पे. ठीक है, एग्जाम्पल, वी वेंट टू द पार्क इन द इवनिंग. तो जो पार्क है वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन है ना, तो हमने क्या लिखा, वी वेंट टू द पार्क इन इवनिंग. तो वो पार्क जो हो गई हमारी डेस्टिनेशन, एक जगह हो गई जहाँ हमने पहुँचना है. रीच द डेस्टिनेशन, और टू तब यूज़ होता है जब हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं. जैसे मैं बोलती हूँ आई वेंट टू द स्कूल. ठीक है, तो क्या हो गया, स्कूल में पहुँच गई हूँ उस टाइम पे. वेयर एज जब हम टू वर्ड्स यूज़ करते हैं, टू वर्ड्स का मतलब ही होता है तरफ जाना. यहाँ पे देखो, वी वेंट टू वर्ड्स म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम की तरफ गए थे. उसके में भी अंदर ना गए हों म्यूज़ियम के, उसके आसपास के एरिया में गए हों. तो इन द डायरेक्शन ऑफ म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम की डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि वी वेंट टू द म्यूज़ियम, तो वो एक चीज़ क्या होगी कि हम म्यूज़ियम में चले गए हैं. बट अगर मैंने बोल दिया वी वेंट टूवर्ड्स म्यूज़ियम, मतलब म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं. यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द थिंग्स, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज इनटू. इनटू का आ जाएगा मूवमेंट टूवर्ड्स इंटीरियर, इनसाइड ऑफ समथिंग. इनटू की हिंदी होती है किसी के अंदर जाना, किसी बिल्डिंग के अंदर जाना. ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा. यहाँ एग्जांपल देखो, ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल में चला गया, तो हॉल के अंदर गया है वो, दैट इज़ वाई वी यूज इनटू. ठीक है, अगर सपोज इसका एग्जांपल देखो, इसी वाले एग्जांपल का देखो, अगर मैं बोलूँ ही वॉक्ड टू द हॉल, तो ये क्या हो गया, वो हॉल पहुँच गया है, अंदर नहीं गया है, बस वो वहाँ पहुँचा है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ ही वेंट टूवर्ड्स द हॉल, तो इसका हो जाएगा कि वो उसकी तरफ बढ़ा है, अभी वो गया नहीं है. बट अगर मैं यूज़ कर रही हूँ ही वॉक्ड इनटू द हॉल, तो इसमें आ गया कि वो हॉल के अंदर चला गया है टू डू सम वर्क. ठीक है, ही वॉक्ड इनटू द बैंकेट हॉल, ही वॉक्ड इनटू द स्कूल. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज एट. एट इज़ यूज्ड आइडिया ऑफ हिटिंग, जब कोई चीज़ हिट कर रही हो. हिट का मतलब यहाँ पे मारना नहीं होता है, किसी की तरफ कोई चीज़ पहुँचानी होती है. जैसे यहाँ पे देखो, ही थ्रू द स्टोन एट द डॉग, उसने डॉग को मारा नहीं है, बट डॉग की तरफ उसने स्टोन फेंका है, उसे शायद डराने के लिए या कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर. फॉर बिगनिंग ऑफ मूवमेंट, हम यहाँ पे फॉर तब यूज़ करते हैं जब किसी मूवमेंट की बिगनिंग हो रही है. बिगनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग. ठीक है, एग्जांपल देखो, द वर्कर लेफ्ट फॉर द फैक्ट्री, अब वो फैक्ट्री की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है, बिगनिंग हो गई है उसके चलने की, इसलिए हमने फॉर यूज़ किया है, फॉर द फैक्ट्री, राइट. नेक्स्ट इज अगेंस्ट. अगेंस्ट का मतलब होता है जब हम कहीं पे प्रेशर दिखाते हैं, मतलब कांटेक्ट दिखाते हैं. प्रेशर का मतलब दबाव. ठीक है,
अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, ही थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल। तो अब यहाँ पे एक पर्सन है, उसने बॉल फेंकी है, ठीक है, तो वो बॉल को धक्का नहीं देगी, बट उसका जो प्रेशर होगा, उसका जो दबाव होगा, मारने की फोर्स होगी, वो दीवार पे लगेगी, और दीवार और बॉल के बीच में एक कनेक्शन होगा, मतलब जुड़ेंगे वो एक दूसरे से, कॉन्टैक्ट होगा उनका। तो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड ओवर हियर इज दैट इज अगेंस्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम, ठीक है, इसके अंदर भी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, और इसके अंदर सिर्फ 3 वर्ड्स हम बात करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम, ऑफ, ये OFF वाला ऑफ है, एंड आउट ऑफ। ठीक है, पहले फ्रॉम देखो, इधर फ्रॉम यहाँ पे आ गया, यूज्ड विद पॉइंट ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है निकलना, मतलब निकलते ही, जो मतलब एक्शन हो रहा है निकलते ही, बिल्कुल वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे शी हैज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द रूम, वो रूम से ऑलरेडी जा चुकी है, उसके निकलने का, जो रूम से निकलने का जो एक्शन है ना, दैट हैज़ ऑलरेडी टुक प्लेस, दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, सॉरी। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ शी हैड ऑलरेडी गॉन फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से ऑलरेडी जा चुकी है, निकल चुकी है वो वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑफ, OFF। यहाँ ऑफ का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना, सेपरेशन, शोज सेपरेशन, सेपरेशन का होता है अलग करना। एग्जाम्पल, ही फेल ऑफ द हॉर्स। अब हॉर्स हो गया और एक पर्सन हो गया, वो दोनों एक साथ थे, लाइक द पर्सन वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स, ठीक है, तभी वो उसके ऊपर से गिरा है ना, तो जो उनका कनेक्शन था वो टूट गया, सेपरेट हो गए वो दोनों। सो ही फेल ऑफ द हॉर्स, हॉर्स से वो नीचे गिर गया, सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द पेन रोल्ड ऑफ द टेबल। पेन पड़ा था टेबल के ऊपर, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है, जुड़ रहे थे, बट जैसे ही पेन नीचे गिरा तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स ही क्या हो गए, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब सेपरेशन होना, राइट। द लास्ट वन इज आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब ऑपोजिट ऑन इनटू, ऑपोजिट ऑफ इनटू, सॉरी। तो जो आउट ऑफ है इसका मतलब होता है, इनटू हमने पढ़ा था किसी चीज़ के अंदर जाना, आउट ऑफ मतलब किसी चीज़ से बाहर आना, इसीलिए इसको इनटू का ऑपोजिट बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, द पैरट फ्लू आउट ऑफ द केज। ठीक है, जो पैरट है वो केज से बाहर निकल के उड़ गया, तो ये क्या हो गया, पहले अंदर था लेकिन बाहर चला गया, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, द लायन रैन आउट ऑफ द जू, वही सेम चीज़ आ गई, तो जो लायन है वो कहीं से निकल के भागा है। इज़ दैट क्लियर? सो द preposition part ends over here. Thank you all of you for watching this video, and I advise you and I hope you will like, share and comment on this video. Bye bye everyone.